हमारा आज का विषय राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक महाराणा संग्राम सिंह, जो कि राणा सांगा के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, रहेगा। हम इन्हें डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनके लिए कहा जाता है कि इनके शरीर के ऊपर 80 घाव थे, एक आँख पे इन्हें चोट पहुंच चुकी थी, इनका एक हाथ और पैर घायल हो गया था। उसके बाद भी ये युद्ध एक बहुत ही कुशल योद्धा के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। महाराणा सांगा का जन्म 24 मार्च 1481 को हुआ था और वे कुंभा के पोते थे, रायमल के पुत्र थे। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि ये 13 भाई थे और पृथ्वीराज और जयमल इनके बड़े भाई थे। हालांकि कर्नल टॉड इन 3 भाइयों का ही वर्णन करते हैं। हम देखते हैं कि इन समकालीन स्रोत इनके मूल नाम महाराणा सांगा संग्राम सिंह के नाम से इन्हें पुकारते हैं। इनके अगर हम शासन सत्ता हासिल करने की बात करें तो हमें समझ आता है कि इन्हें अपने भाइयों से संघर्ष करने के पश्चात राजगद्दी हासिल हुई थी और इस संघर्ष के दौरान ही ऐसा कहा जाता है कि इनकी एक आंख चली गई थी। ये 5 मई 1509 को शासक बने और जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इन्होंने 1528 तक शासन किया और मेवाड़ को उसकी शक्ति की चरम पर पहुंचाया। महाराणा कुंभा ने जिस शक्ति का संचार किया था उसी तरीके से हम देखते हैं राणा सांगा ने भी राजपूताना में अपनी शक्ति का निरंतर विस्तार किया और मेवाड़ को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। इनके आरंभिक गद्दी पर बैठने के बाद हम आरंभिक समस्याओं की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो जो क्षेत्र उनके पिता की शासन की अव्यवस्था का लाभ प्राप्त करके जो स्वतंत्र हो गए थे उन्हें प्राप्त करना था। रायमल के शासन में मेवाड़ के अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे और कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जो उदय सिंह के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने सामंतों को दे दिए गए थे, जैसे सिरोही, तारागढ़, ये आदि क्षेत्र थे। सांभर पर मेड़ता के सामंत दूधा ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और रायमल इसे अपने नियंत्रण में पुनः नहीं ले सका था। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ की भौगोलिक सीमाएं कम हो गई थी और सांगा ने मेवाड़ के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने की जो उनकी चेष्टा थी वो एक बहुत महत्वपूर्ण उनके सामने प्रारंभिक काल की समस्या थी। दूसरा हम देखते हैं कि समकालीन राजपूत शासक जो थे, जो राजपूताना के क्षेत्र में नई रियासतें जन्म ले रही थी और अपनी अपनी शक्ति का संचार करके अपने राज्य का विस्तार कर रही थी, ये भी इनके लिए एक चुनौती थी। इनमें मारवाड़ के राठौड़, आमेर के कछवा, हाड़ौती के चौहानों के नाम उल्लेखनीय हैं। तो उसे भी इन शासकों की बढ़ती हुई शक्ति को कमज़ोर बनाना भी इनका एक उद्देश्य रहा। फिर मुस्लिम सुल्तानों की समस्या भी इनके सामने थी। सांगा का समकालीन गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह और मालवा में इस समय महमूद द्वितीय शासन कर रहा था। ये दोनों ही क्षेत्र मेवाड़ की सीमाओं से जुड़े हुए थे। मालवा और गुजरात के मुसलमान शासक राय सिंह के शासनकाल में ही मेवाड़ की आंतरिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाने लगे थे और इसलिए इन दोनों के ऊपर अंकुश लगाना भी राणा का एक महत्वपूर्ण कार्य था। दिल्ली के सुल्तान की जो परिस्थिति थी वो भी इनके लिए चुनौतीपूर्ण थी। जिस समय ये गद्दी पर बैठे उस समय सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान था। हालांकि वो एक अयोग्य शासक था, किंतु मालवा और गुजरात के शासकों के साथ संगठित होकर वो मेवाड़ के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता था। तो ये उनकी कुछ प्रारंभिक समस्याएं थी जिनका उनको सामना करना था। इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की हम बात करें तो इन्होंने बहुत से क्षेत्रों से युद्ध लड़े और इनमें सबसे पहले मालवा के साथ इनके संबंधों को हम डिस्कस करते हैं।
मालवा के साथ इनके संघर्ष के जो कारण थे वो परंपरागत थे। उन कारणों में पहला कारण परंपरागत शत्रुता को ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि 401 के लगभग जब मालवा स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ तभी से उसका संघर्ष मेवाड़ के साथ चल रहा था। कुंभा के समय में भी ये संघर्ष चलता रहा और यही परंपरागत शत्रुता की भावना जो थी वो सांगा के समय में भी विद्यमान थी। दोनों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। दूसरा, साम्राज्यवादी भावना। मेवाड़ और मालवा के राज्य साम्राज्यवादी भावना के पोषक थे। दोनों ही अपने अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। मालवा का सुल्तान उत्तर में अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था, जबकि मेवाड़ के सांगा अपने राज्य के निकटवर्ती क्षेत्रों को मेवाड़ में मिलाना चाहते थे। दोनों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती थीं और ये संघर्ष का एक अनिवार्य कारण बना। धार्मिक वैमनस्यता जो थी वो भी एक कारण रही। चूँकि महमूद द्वितीय मुसलमान धर्म का अनुयायी था, महाराणा हिंदू धर्म के संरक्षक थे, तो ऐसे में हिंदू राज्य की स्थापना वो करना चाहते थे और अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने मालवा के मुस्लिम शासक को पराजित करना आवश्यक समझा था। मालवा में उत्तराधिकार का संघर्ष जब हुआ, जब गद्दी पर महाराणा सांगा बैठे, तो वहाँ की स्थिति यानी मालवा की स्थिति काफ़ी ठीक नहीं थी। महमूद द्वितीय वहाँ पर शासन कर रहा था और उसके अपने सामंतों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। गद्दी से हटा दिए जाने पर उसके सामंतों ने उसे हटा दिया और साहब खां को गद्दी पर बिठा दिया। तो गद्दी से हटाए जाने पर महमूद द्वितीय ने चंदेरी के हिंदू शासक मेदिनी राय से सहायता मांगी और वो गद्दी पाने में पुनः सफल हुआ। इसके बाद मेदिनी राय को उसने अपना प्रधानमंत्री बनाया और धीरे धीरे मालवा में हिंदुत्व का प्रभुत्व बढ़ने लगा। इससे मुसलमान असंतुष्ट हो गए। मालवा के मुसलमानों ने गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों से अनुरोध किया कि वो हिंदू नियंत्रण से उन्हें मुक्त करें। कुछ समय बाद महमूद द्वितीय भी मेदिनी राय का शत्रु बन गया। ये मेदिनी राय भागकर सांगा की शरण में पहुंचा और सांगा ने उसे शरण दी और ये इनके बीच में संघर्ष का एक कारण बना। सांगा ने मेदिनी राय को गागरौन और चंदेरी के इलाके अपने जागीर के रूप में उसको दिए और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये संघर्ष का कारण बना। नत्थू की हत्या भी संघर्ष का कारण थी। मालवा में उत्तराधिकार के संघर्ष के दौरान जब मेदिनी राय के विरुद्ध सभी मुसलमान शासक संयुक्त आक्रमण कर रहे थे, तब मेदिनी राय ने किसी प्रकार से सांगासी के पास जाकर शरण प्राप्त करी, लेकिन उसका पुत्र नत्थू मालवा में ही रह गया था। वो वहाँ से भाग नहीं पाया और मुसलमान शासकों द्वारा बंदी बना लिया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। ये जो हत्या हुई ये इन दोनों के बीच में तनाव का कारण बनी और इसने तनाव को चरमोत्कर्ष तक पहुँचाया, यानी ये तात्कालिक कारण हम मान सकते हैं और अब युद्ध जो था वो अवश्याम भी हो गया था। संघर्ष की शुरुआत हम देखते हैं 1519 में हुई, जब मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय ने अपनी शक्ति को संगठित करके गागरौन पर आक्रमण कर दिया। महाराणा सांगा को उसने शक्ति संगठित करने का अवसर प्रदान नहीं किया। सांगा ने फिर भी मेदिनी राय की सहायता के लिए सेना भेजी। दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें मुसलमान पराजित हुए। महमूद का सेनापति तथा उसके सैनिक मारे गए। स्वयं सुल्तान भी घायल हुआ और उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया, किंतु महाराणा सांगा ने उदारता बरतते हुए उसे मांडू भेज दिया। बदले में सुल्तान ने उससे अच्छे संबंध बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली और उसके एक पुत्र को चित्तौड़ में रख लिया। इतिहासकार हालांकि सांगा द्वारा की गई इस जो कार्य था उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यदि इसी समय वो मालवा को अपने राज्य में सम्मिलित कर लेते तो उनकी शक्ति का विस्तार हो सकता था, किंतु सांगा इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ऐसा करने से वो केंद्रीय सत्ता को और गुजरात को अपना विरोधी बना सकते थे। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं इस संबंध में और अपने अपने दृष्टिकोण उन्होंने रखे हैं। हम देखते हैं कुछ इतिहासकार इसे सांगा की दूरदर्शिता का परिचायक मानते हैं, जबकि कुछ इसे उसकी कमज़ोरी, ये उसकी भूल समझते हैं, जिसने कि बाद में आने वाले समय में गुजरात और मालवा की गुटबंदी को जन्म दिया था।
तो मालवा के साथ इस संघर्ष के बाद हम सांगा का संपर्क गुजरात के साथ जो रहा उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ भी यदि हम कारणों की बात करें तो परंपरागत शत्रुता गुजरात से भी रही। गुजरात के राज्य की सीमा भी मेवाड़ के राज्य से जुड़ी है और कुंभा के काल से ही गुजरात के साथ भी निरंतर संघर्ष रहा। चूँकि गुजरात में भी मुसलमान शासक अपने राज्य यानी मुसलमान शासक द्वारा गुजरात शासित था, तो ये भी एक परिस्थिति थी जिसने परंपरागत शत्रुता को जन्म दिया हुआ था। सांगा की विस्तारवादी नीति जो थी वो इन दोनों के बीच में तनाव का कारण बनी थी। हमने अभी डिस्कस किया कि सांगा निरंतर अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। उसने मालवा के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, मेवाड़ की शक्ति को निरंतर बढ़ा रहा था। तो उसके राज्य की सीमा पर गुजरात जैसा एक शक्तिशाली राज्य स्थित था, तो वो गुजरात के क्षेत्र में भी अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था और दक्षिण में विस्तार करना चाहता था, और इसलिए इन दोनों के बीच में संघर्ष होना आवश्यक भी हो गया था। नागौर का प्रश्न जो था वो भी इन दोनों के बीच में तनाव का कारण बना। तैमूर के आक्रमण के बाद सूबेदार जफर खां के नेतृत्व में गुजरात एक स्वतंत्र राज्य बन गया और जफर खां का पुत्र तातर खां जब सुल्तान बना तो उसने अपने चाचा शम्स खां को नागौर की जागीर प्रदान कर दी थी। नागौर का राज्य राजपूताना के राजपूत राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा मुस्लिम राज्य था जिसे कुंभा पूर्व में जीत चुके थे। उस समय नागौर ने मेवाड़ के अधीन एक करदाता राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया था। गुजरात का शासक नागौर पर अपना परंपरागत अधिकार समझता था और इसलिए वो उसे स्वतंत्र कराना चाहता था, और ऐसा करने के लिए सांगा के साथ युद्ध करना आवश्यक भी हो गया था। गुजरात के सुल्तान द्वारा सांगा के शत्रुओं को सहयोग देना यह भी एक कारण था। मेदिनी राय को मालवा से बाहर निकालने में तथा उसके पुत्र नत्तू को मौत के घाट उतारने में मालवा के शासक की गुजरात ने सहायता करी थी और इसलिए राणा इससे असंतुष्ट थे। राणा सांगा द्वारा संघ का निर्माण कर लिया गया था। इन्होंने मुस्लिम राज्यों के विरुद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सिरोही, मारवाड़ और बांगड़ के शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे और ये सभी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में स्थित थे। तो सांगा ने गुजरात के विरुद्ध एक हिंदू राज्यों का संघ बना लिया था और गुजरात के शासक ने सांगा के इस कार्य से को द्वेषपूर्ण मानते हुए उस सांगा को चुनौती दी। इडर एक ऐसा स्थान था जो गुजरात और मेवाड़ के बीच स्थित था और इस राज्य का सैनिक दृष्टि से अत्यंत महत्व था। दोनों ही शासक यहाँ पर अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इडर के राव सूर्यमल तथा भीम नामक दो पुत्र थे। राव की मृत्यु के बाद सूर्यमल शासक बना, परंतु उसकी भी मृत्यु शीघ्र ही हो गई और उसके बाद उसका पुत्र रायमल शासक बना। अब रायमल अल्पवयस्क था और उसका चाचा भीम इडर पर अपना अधिकार जमा लेना चाहता था और उसने ऐसा किया। ऐसी स्थिति में रायमल सांगा की शरण में चला गया। सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ किया तथा भीम की मृत्यु के बाद जब उसके पुत्र भारमल ने इडर की गद्दी पर अधिकार किया तो सांगा ने सैनिक कार्यवाही करके रायमल को उसको खोया हुआ राज्य वापस दिलवा दिया। भारमल के समय में इडर पर गुजरात का प्रभाव था। ऐसे में ये दोनों राज्य एक दूसरे के शत्रु बन गए और ये संघर्ष का कारण बना। युद्ध की घटनाओं की हम बात करें तो 1520 में ये युद्ध हुआ जब सांगा ने इडर पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। तो हम देखते हैं कि उस समय में गुजरात के शासक द्वारा ये क्षेत्र पूर्व में, सांगा से पूर्व में ये गुजरात के आधिपत्य में था और वहाँ पर गुजरात के शासक ने मुबारक मुल्क को वहाँ का हाकिम बना दिया था। ऐसे में जब सांगा ने आक्रमण किया तो ये उसका संघर्ष मुबारक मुल्क की सेना के साथ हुआ। पराजित होकर मुबारक मुल्क अहमदनगर की ओर भागा। इडर पर सांगा का प्रभुत्व स्थापित हो गया और उसने रायमल को वहाँ का शासक बना दिया। इस बार महाराणा सांगा शत्रु का पूर्ण रूप से नाश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सेना सहित अहमदनगर की ओर प्रस्थान किया। लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने अहमदनगर पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद बड़नगर, बीसलनगर, गुजरात के अन्य कुछ क्षेत्रों पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया, उन क्षेत्रों को लूटा। गुजरात के शासक के लिए यह सफलता काफ़ी अपमानजनक थी।
इसलिए अपने अपमान का बदला लेने का उसने विचार किया और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए उसने एक संयुक्त सेना का नेतृत्व करता हुआ वो राजस्थान की ओर बढ़ा, जब उसने सोरठ के हाकिम मलिक अयास के साथ समझौता कर लिया। उसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में आक्रमण किया, वो मंदसौर तक पहुंच गया। मालवा के शासक ने भी उसका साथ दिया। दूसरी हम देखते हैं दूसरी ओर सांगा ने अपनी सेना मंदसौर की ओर बढ़ा दी और मंदसौर से 20 मील दूर नंदसा ग्राम में उसने अपना सैनिक पड़ाव डाला। रायमल तथा कुछ अन्य राजपूत शासक भी उसके सहयोग के लिए आ गए। जब इतना तनाव बढ़ गया तो हम देखते हैं कि मुस्लिम सेना विचलित होगी, उसमें आपसी तनाव उत्पन्न हो गया, अविश्वास उत्पन्न हो गया और गुजरात का शासक निराश हुआ, वो बिना युद्ध के ही लौट गया। सांगा के संबंध दिल्ली सुल्तान के शासकों से के बारे में हम बात करें तो हम देखते हैं कि सांगा भारत में एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहता था और दिल्ली के अफगान सुल्तान उसमें बाधा डाल रहे थे। तो मालवा और गुजरात से मुक्त होकर सांगा ने अपना सारा ध्यान दिल्ली के अफगान शासकों की ओर केंद्रित किया। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली अस्त व्यस्त हो गई थी और अयोग्य सैयद वंशी शासक और लोदी शासक उसे व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली में इस समय सिकंदर लोदी का शासन था, वो निर्बल था और उसकी निर्बलता का लाभ उठाकर सांगा ने मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया, जो कि मुसलमानों के आधिपत्य में थे। सिकंदर लोदी भी अपने राज्य को पुनर्गठित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो सांगा से संघर्ष करने की स्थिति में नहीं था। तो इन दोनों के बीच में जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा तो फिर एक पृष्ठभूमि से युद्ध की तैयार हो चुकी थी। कारणों की यदि हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रदेशों पर राणा ने जो अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, अपने राज्य का विस्तार किया था, वो एक प्रमुख कारण रहा इन दोनों सत्ता के बीच में संघर्ष का। फिर महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी दोनों की ही नीतियाँ विस्तारवादी थी। इब्राहिम लोदी जब गद्दी पर बैठा तो वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और वो राजपूताना के राज्य पर पुनः अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, जबकि राणा अपनी शक्ति का निरंतर विस्तार कर रहा था। मालवा पर जब राणा सांगा ने अपना अधिकार स्थापित किया तो वहाँ का शासक इब्राहिम लोदी की शरण में गया। चूँकि ये दोनों ही मुस्लिम शासित प्रांत थे, इसलिए इब्राहिम लोदी उसे मदद करना चाहता था। धार्मिक विद्वेष, दोनों शक्तियों के धर्म अलग अलग होना और एक दूसरे का विरोध करना, ये भी एक कारण रहा। दोनों शक्तियों की जो संघर्ष हुआ वो खातोली के युद्ध के रूप में जाना गया। ये संघर्ष बूंदी के निकट खातोली नामक स्थान पर हुआ। सांगा की शक्ति से भयभीत होकर इब्राहिम के सैनिक अपने सैनिकों सहित भाग खड़ा हुआ और राणा सांगा ने उसके पुत्र को बंदी बनाया, परंतु बाद में दंडित करके छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी राणा सांगा की शक्ति का सामना नहीं कर सका और इसने राणा सांगा की शक्ति को बढ़ाया। फिर अपनी पराजय का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी ने पुनः राणा के विरुद्ध एक अभियान भेजा। धौलपुर के निकट एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। वो पुनः सांगा से हारा और सांगा इस युद्ध में विजयी हुआ और उसने अपनी शक्ति का एक बार वापस से परिचय दिया। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध इस काल का खानवा का युद्ध माना जाता है, जो कि बाबर और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर, जिसने कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी, उसके साथ महाराणा सांगा का युद्ध होना आवश्यक भी हो गया था, क्योंकि बाबर अपने राज्य की स्थापना भारत में कर रहा था और भारत में एकमात्र शक्तिशाली शासक उस समय महाराणा सांगा थे। तो हम संघर्ष के कारणों की बात करें तो वही फिर साम्राज्यवादी नीति आती है, क्योंकि बाबर विस्तारवादी नीति में विश्वास करता था। वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था
और वो काबुल से भारत आया था। उसने पंजाब को जीता, दिल्ली पर, आगरा पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और फिर जब वो उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगा तो सबसे बड़ा शत्रु से अपने सामने महाराणा सांगा ही नज़र आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं महाराणा सांगा दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित करके भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो इन दोनों के बीच में अब युद्ध होना अवश्यम्भी सा हो गया था। पानीपत के युद्ध का परिणाम भी एक कारण रहा। खानवा के युद्ध की पृष्ठभूमि पानीपत के युद्ध में तैयार हुई थी। महाराणा सांगा का विचार था कि ये भी तैमूर की जैसे ही आएगा, चूंकि उसका वंशज है, लूट मार करके वापस लौट जाएगा। तो उसने इब्राहिम लोदी के विरोध में, ऐसा कहा जाता है कि बाबर को निमंत्रण भेजा था, लेकिन जब उसने ये पाया कि वो दिल्ली पर और पंजाब के क्षेत्रों पर अपना राज्य स्थापित कर रहा है, तो फिर महाराणा सांगा ने उसे अपनी मदद देने से इनकार कर दिया। और ऐसे में केवल इनकार ही नहीं किया, अपने राज्य का विस्तार भी करना शुरू कर दिया महाराणा सांगा ने। तो फिर ये दोनों के बीच में तनाव का कारण बनना ही था। सांगा द्वारा बाबर के कुछ शत्रुओं को अपना सहयोग दिया गया था। बाबर के अफगान शत्रु आश्रय प्राप्त करने के लिए राजपूतों के पास आए थे और इब्राहिम लोदी की पराजय के पश्चात वे बाबर को अपना शत्रु मानने लगे थे। इन अफगानियों को राणा सांगा ने हसन खां मेवाती को शरण दी थी और वो राणा के सहयोग से बाबर को भारत से बाहर खदेड़ने की योजना बना रहा था। तो ये भी एक कारण इन दोनों के बीच में संघर्ष कर रहा। बाबर द्वारा बयाना के दुर्ग पर अधिकार करने का प्रयास भी एक कारण रहा, क्योंकि बयाना का दुर्ग भौगोलिक और सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग था। तो इस दुर्ग को एक तरह से राजपूताना का प्रवेश द्वार बताया गया। इसके पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश बाबर द्वारा जो की गई, वो इन दोनों के बीच में युद्ध का कारण बनी और दोनों की धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं जो थी वो भी इन दोनों के बीच में संघर्ष का कारण बनी है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राजपूत और हिंदू शासक एक दूसरे का विरोध निरंतर कर रहे थे। फिर जैसा पूर्व में अभी हमने डिस्कस किया कि सांगा ने बाबर के साथ एक प्रकार की संधि करी थी लोदी के खिलाफ, इब्राहिम लोदी के खिलाफ, लेकिन उसका वादा पूरा नहीं किया और ये भी एक कारण बाबरनामा में स्वयं बाबर ने दिया है कि उसने विश्वासघात किया और इसीलिए वो उसके साथ युद्ध करके उसको पराजित करना चाहता है। फिर सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर उन पर अपना अधिकार स्थापित करना भी एक कारण रहा और इस कारण से बाबर ने सांगा के साथ युद्ध किया। युद्ध की प्रारंभिक स्थिति की जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि बाबर द्वारा ये पहल की गई थी। उसने राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर धौलपुर, कालपी और बयाना पर अपना अधिकार कर लिया और ये क्षेत्र महाराणा सांगा के अधिकार में थे। फिर हम देखते हैं कि सांगा ने बयाना पर पुनः अधिकार स्थापित किया और बाबर और सांगा के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। बयाना के संघर्ष में सांगा का पक्ष भारी रहा। उसकी सेना ने बाबर की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और जिस समय बयाना में संघर्ष चल रहा था उस समय बाबर सैनिक तैयारियों में लगा हुआ था। उसकी सेना जो थी वो उसका मनोबल बिल्कुल कमज़ोर हो गया। तो बाबर ने वापस से अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया, उनको एक तरह से भाषण दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूर खानवा के मैदान में बाबर आ डटा अपनी सेना के साथ। सांगा पहले तो सारी तैयारी देखता रहा और वो सीधे खानवा ना पहुंचकर भुसावर के मार्ग से खानवा पहुंचा। बाबर को काबुल से मिलने वाली सैनिक सहायता को वो रोकना चाहता था, ऐसा उसने किया। तो 1 महीने तक भुसावर में ही रुका और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इस दौरान बाबर ने अपनी शक्ति का संचार कर लिया। अगर पहले ही अवसर पर दोनों युद्ध कर लेते तो शायद बाबर अपनी शक्ति का विस्तार नहीं कर पाता। 16 मार्च 1527 को दोनों सेनाएं खानवा के मैदान में आ डटी। यद्यपि सांगा के सैनिक बाबर के सैनिकों से कहीं अधिक थे, फिर भी युद्ध में बाबर की विजय हुई। 17 मार्च को युद्ध आरंभ हुआ। प्रारंभ में बाबर की सेना लड़खड़ाने लगी, लेकिन इसी बीच सांगा की एक आंख में तीर लगा, वह बेहोश हो गया और उसे बेहोशी की स्थिति में युद्ध क्षेत्र से हटा लिया गया। राणा के बाद झाला अप्पा रतन सिंह ने सेना का नेतृत्व संभाला
परंतु निराश राजपूत सैनिक अधिक समय तक बाबर की तोपों का सामना नहीं कर सके और पराजित हुए। इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी और दूसरी ओर सांगा बेहोशी की स्थिति में जयपुर के निकट बसवा के क्षेत्र में लाया गया। होश आने पर उसने बाबर को पराजित करने की शपथ ली, लेकिन वो अपनी शक्ति को संगठित पूर्ण रूप से नहीं कर पाया और अस्वस्थ होने के कारण 30 जनवरी 1528 को उसकी मृत्यु हो गई। और इस तरीके से हम देखते हैं कि वो हिंदू राज्य की स्थापना करने का जो उसका स्वप्न था उसे वो पूरा नहीं कर पाया। पराजय के कारणों को अगर हम डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि सांगा की सेना में एकरूपता और अनुशासन का अभाव था, क्योंकि विभिन्न नरेशों और सरदारों को उसने युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये सेना जो थी उसमें अलग अलग राजपूत वंशीय सैनिक थे जो अपने सरदारों के निर्देशों के पालन करते थे, जबकि बाबर की सेना में एकरूपता थी। राणा ने खानवा सीधे न जाकर भुसावर में रुककर जो बड़ी भूल करी थी वो उसकी अदूरदर्शिता का परिचायक थी और इससे बाबर को समय मिला कि वो अपनी शक्ति का विस्तार कर सका। बाबर की जो युद्ध प्रणाली तुलुगामा युद्ध प्रणाली जो बाबर ने जिसको फॉलो किया था, जिसमें उसने अपनी सेना को 5 भागों में विभाजित कर रखा था। पैदल सैनिकों को बीच में रखा, तोपें और गाड़ियों को सेना के सम्मुख भाग में, दाएं बाएं घुड़सवार सैनिक और पीछे की ओर मिट्टी की दीवार और वृक्षों के प्रयोग से सैनिकों को छिपने का स्थान बनाया गया था। यह युद्ध प्रणाली सांगा और सैनिकों के लिए एकदम नई थी और इस युद्ध प्रणाली के अनुरूप वो युद्ध नहीं कर सके और पराजित हुए। राणा सांगा का स्वयं युद्ध में उतरना भी उसकी एक बड़ी भूल थी, क्योंकि उसके वार हुआ और उससे उसकी सेना का मनोबल कमज़ोर हुआ, जबकि बाबर पीछे ही था, वो मुख्य सेना के साथ युद्ध नहीं लड़ रहा था। इब्राहिम लोदी के साथ गठबंधन ना करना ये भी एक पराजय का प्रमुख कारण रहा। यदि वो पानीपत के युद्ध के बाद समझौता कर लेता तो शायद बाबर भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाता। राजपूतों के पास तोपें और रिजर्व सेना का अभाव होना, जबकि बाबर की सेना में तोपें होना, साथ ही साथ रिजर्व सेना रखना की जो परंपरा थी उसने भी इसको पराजित करने का यानी ये पराजय का एक कारण बनी। सिलहदी तंवार ये हरविलास शारदा, कर्नल टॉड और कवि श्यामल दास के अनुसार सिलहदी तंवार ने सांगा को धोखा दिया। इन इतिहासकारों का ये मानना है कि सिलहदी ने बाबर को सांगा की जो सैनिक दुर्बलता थी उसका परिचय दिया, उसकी जानकारी दी और परिणाम स्वरूप बाबर ने इस जानकारी का पूरा लाभ उठाया और वो युद्ध के मैदान में सफल हुआ। युद्ध के परिणामों को हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि भारत में मुस्लिम राज्य, एक नए मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई जो बाद में मुगल वंश के नाम से जाना गया। युद्ध के पश्चात तात्कालिक राजनीतिक केंद्र मेवाड़ से हटकर दिल्ली में केंद्रित हो गया। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्यवाद का मार्ग प्रशस्त किया और इसके फलस्वरूप 2 शताब्दियों तक भारत पर मुगल शासन करते रहे। युद्ध में सांगा की पराजय के पश्चात अफगान शक्ति का दमन हो गया और बाबर का ध्यान काबुल से हटकर भारत की राजनीति में ही केंद्रित हो गया। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूत शासकों की कमजोरियां स्पष्ट हो गई और मुगल साम्राज्य के उदय के साथ साथ राजस्थान की स्वतंत्र एवं राजनीतिक शक्ति जो थी वो भी छिन्न भिन्न हो गई। तो हम देखते हैं कि खानवा का युद्ध जो था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसने राजपूताना और भारत का भविष्य जो था या इतिहास जो था उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और भारत में एक लंबे समय तक नए वंश की स्थापना हो गई।